नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ मैं आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 17। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का भाग 17। चारों ही इस समय घबराए हुए थे। जीप के बाहर ही टेक लगाए मधुर खड़ा था। उसने इन लोगों को घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या बात है? तुम लोग इतना क्यों डरे हुए हो? अरे पहले जल्दी से बैठो और यहाँ से भागो, फिर सब रास्ते में बताता हूँ, राम सिंह ने लगभग हाँफते हुए कहा। मधुर ने बड़े अचंभे से उसे देखा। वह समझ गया कि कोई गंभीर ही मामला है, वरना राम सिंह जैसा जीवटी इंसान घबराता नहीं। सब उसकी हिम्मत की दाद देते हैं, और जब वह इतना घबराया हुआ है तो जरूर ही कोई गहरे संकट वाली बात है। फुर्ती से उसने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने भी मामले की नज़ाकत को समझते हुए जीप को फुर्ती से स्टार्ट किया। चारों लोग झपट कर बैठे। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी और अब वह थाने की ओर जाने वाली सड़क की ओर घूम चुकी थी। उन्होंने देखा, पीछे से वह लोग अस्पताल से दौड़ते हुए आ रहे थे। वे लोग भी बड़ी फुर्ती से अपनी कार में बैठे और कार स्टार्ट करके बड़ी तेज़ी से सड़क पर लाए। सड़क पर लाकर उन्होंने अपनी कार को पुलिस जीप के पीछे लगा दिया। जल्दी करो, राम सिंह बहुत बेचैन था। और कितनी स्पीड बढ़ाऊं? ये शहर के अंदर वाला रोड है, कोई हाईवे नहीं। ड्राइवर ने अपनी मजबूरी बताई। अरे हम डर क्यों रहे हैं? हम भी खाली हाथ तो नहीं हैं। वो क्या कोई तोहफा है जो आते ही हमें उड़ा देंगे और हमारे हाथ बंधे रहेंगे? मृदुल झलाकर बोला। राम सिंह ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा सबका इन लोगों से पाला नहीं पड़ा है, तभी ऐसा कह रहे हो। खैर, अगर पड़ गया तो देख लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहते हैं ना कि नाई नाई कितने बाल, तो नाई कहता है, अरे पूछना क्या, वह तो अभी सब सामने ही आ जाते हैं, देख लेना। कहते कहते राम सिंह ने पीछे देखा। बहुत दूर पर काली कार हल्की हल्की दिख रही थी। माना आपको तजुर्बा है, पर आप इतनी भी इंसल्ट मत करो दादा, मृदुल ने मुंह फुलाकर कहा। अगर इतना ही है फासला रहा तो हम आराम से थाने में पहुंच जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। बस बीच में कोई जाम ना पड़े। बात यह है मृदुल, तुम समझ नहीं रहे हो। हम इनको साथ में ले आए हैं तो हमें सेफ्टी ऐसी ही देनी है कि इनको सुरक्षित ही थाने तक पहुंचा दें, क्योंकि इन लोगों से मामला गवाही का जुड़ा हुआ होगा तो वे इन लोगों को मारने की या किडनैप करने की कोशिश कर सकते हैं। ओहो, अब मृदुल को मामला समझ में आया तो वह घबरा गया, और जिस बात का डर था वही बात हो गई। आगे जाम पड़ गई, जहां तिल तिल करके गाड़ियां सरक रही थीं। इनकी जीप पहुंचने तक वह भी बंद हो गई। थोड़ी ही देर के बाद वह कार भी आकर इनके बराबर में रुक गई। बिना देरी किए उसमें से फटाफट गुंडे निकले। इधर ड्राइवर राम सिंह और मृदुल ने भी पोजीशन संभाल ली, लेकिन उनके पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक गन्स थी, जबकि इन लोगों में केवल मृदुल के पास रिवॉल्वर था, वह भी अपना निजी। बिजली की तेजी से उन गुंडों ने अपनी गन मृदुल और राम सिंह की कनपट्टी पर लगाई। दूसरी तरफ से दूसरे गुंडे ने आकर ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लिया। मृदुल को तो अपना रिवॉल्वर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया। बाकी गुंडों ने सुरजीत, सुरेंद्र, करण को खींच लिया। जैसे ही लोगों ने चीखना चाहा कि उन गुंडों ने धमकाया कि अगर चीखने की कोशिश की तो अभी गोली सीधी कनपट्टी में उतार देंगे। डर के मारे इन लोगों की जुबान सिल गई। पलक झपकते ही उन लोगों ने इन तीनों को कार में डाला और कार बैंक होकर जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते में फर्रा मारती हुई चली गई। राम सिंह ने थाने में फ़ोन करके सूचना दी कि वहाँ हड़कंप मच गया। बात इस हद तक जा सकती है, इसका तो किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। नहीं तो उन लोगों की तकड़ी सुरक्षा में भेजा जाता। इसका मतलब यह था कि अपराधी हद से कहीं ज़्यादा ताकतवर और चालाक है। कमिश्नर को सूचना भेज दी गई और पूरे शहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। अभी कार इतनी जल्दी कहाँ तक जा सकती थी, उस रेंज का अंदाज़ा लगाकर सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया। कोशिश यह थी कि बचकर जा ना पाए। पुलिस का जाल हर जगह फैल गया और इसका रिजल्ट
भी जल्दी ही मिल गया। 1 घंटे के अंदर ही तीनों बरामद हो गए। सड़क के किनारे एक पार्क में तीनों बरामद हुए, जो बुरी तरह से लहूलुहान थे। बड़ी बेदर्दी से उनको मारा पीटा गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ऐसे किडनैप करने और मारने पीटने कर छोड़ जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, लेकिन वह मतलब भी जल्दी ही मालूम हो गया। न्यूज़ सुनने वाले लोग एकदम से सन्न रह गए जब एक रोमांचक मोड़ आ गया। शीघ्र ही कहानी पलट गई और न्यूज़ आने लगी कि पुलिस का बड़ा गौर का धंधा बताया जा रहा था कि कैसे किसी लड़के ने अपनी प्रेमिका का किडनैप किया था शादी करने के लिए, और कैसे पुलिस ने उसे अजीत सिंह को फंसाने के लिए क्या जाल रचा कि जिसका अपहरण हुआ उसका तो नाम ही गायब कर दिया। और कहानी दूसरी पढ़ा रहे हैं। उसके साथ इन लोगों के चेहरे दिखाए जाने लगे। इनके साथ वीडियो बनाया गया जिसमें उन्होंने अपनी और उस लड़की की लव स्टोरी से लेकर उसके किडनैप तक की पूरी कहानी सुनाई थी। यह भी बताया कि पुलिस ने उस लड़की का नाम ही गायब कर दिया। गनीमत यह रही कि करण ने अंत तक वैशाली का नाम ही नहीं बताया। उसकी जगह बदलकर कुनिका बताया कि वह कुनिका नाम की लड़की से प्यार करता था। करण अब अपने किए पर पछताता रहता था और अपने पछतावे की आग में जलकर जाते जाते वो वैशाली को किसी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने इतनी पिटाई झेली और उसके दोस्तों ने भी झेली। इसलिए वीडियो में कुनिका का नाम आ रहा था। वे वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बेदर्दी से पिटाई करके बनवाए गए थे और इतना ही उनसे मतलब था। वह मतलब निकल गया था, इसलिए उन्हें फेंक कर भाग गए थे। ऑडियो वीडियोस न्यूज़ चैनल को भेज दिए गए। पुलिस ने तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। गनीमत थी कि कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी। वे सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ। इसमें करण ने दिमाग लगाया और वह बोला, यार हमारी बातचीत किसी ने सुन ली, उसी का रिजल्ट हम लोग भुगत रहे हैं। हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं, क्या करें यार। तब तो अम्मा हमको सिखाती थी कि बेटा धीरे बोलो। हमने कभी सभ्यता सीखी नहीं, उजड़ू बने। फिर से तीनों ने सौगंध खाई कि एक बार ठीक हो जाएं, उसके बाद यहाँ का मुँह नहीं देखेंगे। एक बार फिर से अस्पताल में चारों इकट्ठे हो गए। याराना जो पक्का था। यहाँ पुलिस कार्रवाई के बीच में दो राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए थे और इस स्टोरी की चटापट मसाला लगाकर फिल्मी स्टाइल्स में पेश कर आई थी मीडिया, और मनोरंजन हो रहा था लोगों का। कौन फिल्म देखता है इस समय, किसके नाटक सीरियल देखना है इस समय। घरेलू महिलाएं भी सास बहू वाले सीरियल छोड़कर इस न्यूज़ को सुनने में लगी हुई थी। यहाँ तो ऐसे ऐसे मामले निकल कर आ रहे थे कि जो फिल्मों के विलन और सास बहू की प्रपंचों को भी पीछे छोड़ दें। कौशिक मीनू को अपने साथ लेकर आया। वह बहुत खुश था, लेकिन मीनू के चेहरे पर इसमें कोई रौनक नहीं थी। उसने कौशिक से कहा, एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जॉब तो लग गई है, मैं अब दूसरी जगह रहना चाहती हूँ। क्यों? कौशिक ने कहा। मीनू कौशिक के चेहरे को देखकर हंसकर बोली, बात कुछ नहीं है, यह बात तो सिर्फ सेफ्टी की वजह से है, क्योंकि यह केस जो चालू हो चुका है इसमें अब बखिया उधेड़ दी जाएंगी, और इस केस में तो मैं मैन बन चुकी हूँ। इसमें आप और सौम्या सभी लोग घसीटे जाएंगे। दूसरी बात, जब यहाँ जांच पड़ताल होगी तो यह मुद्दा भी आएगा कि एक लड़की दो लड़कों के साथ रह रही है। अभी आपके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली, मेरे बारे में भी कोई नहीं जानता। हम असलियत कोई नहीं जानेगा, और उसमें दिक्कत भी क्या है। तुम और सौम्या एक साथ रहना, मैं अलग रहूँगी। सेफ्टी के तौर पर कुछ दिन तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। अब यह जगह छोड़ ही दो। हम पर कभी भी यहाँ हमला हो सकता है और फिर से किडनैपिंग हो सकती है। यह बात सुनकर कौशिक बहुत घबरा गया। मीनू बोले जा रही थी, हालांकि मैंने अपना पता किसी को नहीं दिया था और कौशिक को तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन किसी ने किसी तरह से पता लगाकर कोई आ भी सकता था। इसलिए बहुत जल्दी ही दूसरी सोसाइटी में एक फ्लैट ढूंढ लिया और मीनू उसी रात वहां से
चली गई। 1-2 दिन के लिए कौशिक भी साथ में गया। यह निश्चित हुआ था कि अभी कुछ दिन रहेंगे और जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मीनू ने एक काम किया था कि उसने वैशाली को फ़ोन किया। वैशाली ने उससे बात की। मीनू ने उसे मना किया कि तुम ड्यूटी मत जाना, तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे मैं दूंगी, और उसे अपने फ्लैट पर अपनी माँ और भाई के साथ आने को कहा। और मेरा घर, उसने पूछा, अपने घर पर ताला लगा दो, जब जिंदा रहोगी तो अपने घर पर भी रह लोगी। वैशाली अपनी माँ और भाई के साथ मीनू के यहाँ आ गई। मीनू ने उसके भाई अचल को उसके स्कूल से संपर्क करके 1 महीने की छुट्टी दिलवा दी और यह गारंटी दी कि वह उसका कोर्स पूरा करवाएगी। वैशाली की माँ के लिए अच्छी से अच्छी दवाइयों का प्रबंध कर दिया और वैशाली से कहा, तुम इन दोनों को देखभाल करो, बस कहीं बाहर निकल कर नहीं जाना। अगर हम लोग घर पर ना हो तो कोई भी दरवाज़ा खुलवाए, मगर दरवाज़ा नहीं खोलना है और तुरंत हमें फ़ोन करना है। यह तुम्हारी जान की सलामती के लिए है। यानी मीनू ने कमर कस ली थी। वह इस लड़ाई में पूरी तौर से उतर आई थी। उसके जो वीक पॉइंट थे उन्हें ही वह पुख्ता कर रही थी। वह किसी तरह से उसकी नाव में कोई छेद ना रह जाए जहाँ से पानी भरे और उसकी नौका डूब जाए। टीवी पर समाचार चल रहे थे जिनसे पल पल की खबर मिल रही थी। अब मीनू को आगे की भूमिका निभानी थी। मीनू को इस बात का गम नहीं था कि वह इस मामले में फंस गई है। केस से तो वह बड़े आराम से निकल आएगी, उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह खतरनाक खेल खेलने जा रही थी और वह खेल था कि अनाथ आश्रम और महिला आश्रम की जो लड़कियों का मामला खुल आया है उसके बारे में उसे पक्का निश्चय था कि वह लड़कियां जिंदा होंगी और अगर तलाशी ली जाएगी तो कई लड़कियां बरामद होंगी जिन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक सूत्र तैयार करना होगा। कोई ऐसा किसी के घर में कैसे अचानक छापा मार सकता है, उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। इंस्पेक्टर मुखर्जी का फ़ोन नंबर मीनू के पास था। एसपी प्रतीक वाडेकर का नंबर भी उसके पास था। ये नंबर उस इमरजेंसी के लिए दिए गए थे। मीनू ने एसपी वाडेकर का फ़ोन किया तो सीधे उसने इसी बात पर प्रश्न किया कि सर, इतने सारे सबूत मिले हैं, उनके आधार पर क्या इन लोगों के घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए? एसपी वाडेकर मीनू की बहादुरी पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वह उसकी सूझबूझ के भी कायल थे। भला इतनी छोटी उम्र में इतनी इंटेलिजेंट कोई लड़की कैसे हो सकती है? उसी की बदौलत यह केस यहाँ तक पहुँच पाया था। यहाँ तक कि उसने अमित साहनी को भी भागने से रोका था। इंटेलिजेंस, हिम्मत, बहादुरी, सूझबूझ, खूबसूरती, भला इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ही लड़की में कैसे हो सकती है? पता करेंगे कि वह कितनी क्वालिफाइड है। उसके बाद उसके लिए पुलिस की सर्विस में उसका सजेशन देंगे। उसके इस प्रश्न से वह बहुत ही खुश हो गए। यह प्रश्न तो उनके दिमाग में भी चल रहा था और वह उसकी तैयारी में ही लगे हुए थे। मीनू की बात का उन्होंने जवाब दिया, तलाशी बिल्कुल लेनी चाहिए। हम इसी बारे में वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं क्योंकि यह हाई प्रोफाइल्स मामला है जो हम भी कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते कि जिसके बाद हम अपराधियों को छोड़ना पड़े। सब काम सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। छापा भी अवश्य पड़ेगा और उन लड़कियों के बारे में भी हमें ध्यान है। अभी तो 10-12 लड़कियों के नाम हमने फाइल्स में खोजे हैं जो लापता हैं, जिनकी रिपोर्ट है, और कुछ लड़कियों के चेहरे हमने जो वीडियो में देखे हैं उनकी लिस्ट बनाई है, वो लापता हैं। अनाथ आश्रम, महिला आश्रम आदि के रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं है। उसके बारे में हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और ऐसे नहीं, 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने कमिश्नर से भी परमिशन ली है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है और ऊपर से मानव अंगों की खरीद फरोख्त का भी है। और सर, इस समय जो न्यूज़ चल रही है
कि वह लड़की गायब है, उसके बारे में और उन लोगों से जो वीडियोस बनवा लिए हैं उससे क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। वह कुछ नहीं पड़ेगा। अभी वह लड़के ठीक हो जाएं, उनका बयान टीवी पर दिलवाया जाएगा कि उनसे ज़बरदस्ती से मारपीट वीडियो बनवाए थे। अभी थोड़ी देर बाद मैं देखना अस्पताल में पड़े हुए न्यूज़ पर दिखाए जाएंगे। अगली अपडेट में देखना। और दूसरी बात यह है कि उस लड़की को साबित करके दिखाएंगे। सीसीटीवी फोटोज़ में लड़कियों का फ़ोटो है, वह आगे चलकर देखेंगे। इन चालबाजियों और नाटकों से कुछ नहीं होगा। जो असलियत है वह तो खुलकर आएगी ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी सर, यह सुनकर मीनू को बहुत तसल्ली मिली। एसपी साहब कह रहे थे, मीनू तुम्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। जैसे ही तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो फ़ौरन फ़ोन करना। अपने सेफ्टी के लिए सावधान रहना। ओके सर। इसके बाद मीनू ने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था उनके मालिक दीपक मित्तल को फ़ोन किया और बताया, सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। वहीं जो किडनैपिंग वाला केस ना, दीपक मित्तल ने कहा तो वह चौंक पड़ी। हाँ सर। कैसे पता आपको? कैसे पता? अरे तुम ही हो तो वह बहादुर लड़की जो इतना बड़ा भूचाल मचाया हुआ है, और तुम कह रही हो कि पता है। अरे यह पूछो कि किसे पता नहीं है। मैं भी समझ रहा हूँ तुम्हारी जॉब कहीं नहीं गई। जब भी ये केस बिल्कुल निपट जाए तभी तुम्हें ज्वाइन करना है। ओके। मीनू खुशी से उछल पड़ी, यानी भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं। जगह दिल्ली में सौम्या का घर था। सब तरह सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बजे थे। सौम्या गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली। किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इतनी रात गए, यहाँ कौन हो सकता है? सौम्या ने कमरे में नज़र दौड़ाई। 0 वाट का पावर का बल्ब जल रहा था। उसकी हल्की नीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। आवाज़ बंद हो गई। सौम्या ने आंखें बंद की और सोने का प्रयास किया। तभी फिर से रोने की आवाज़ आई। अब वह झटके से उठ बैठा। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।